नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर शाम के बज गए हैं 6 और 6 बजते ही बिहार में छठे चरण के चुनाव की जो रफ्तार है वो थम गई है। कुछ पोलिंग बूथ पर जो लोग लाइन में हैं वो अंतिम वोट डाल रहे हैं और हम लेकर के हाजिर हैं सुबह सवेरे से जो विश्लेषण, जो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार हमने की है कि वहां पर क्या दिख रहा है। 8 सीटों पर जहां पर चुनाव है वहां पर इस बार किसकी लहर है, कौन जीतता नजर आ रहा है, कहां मामला फंस गया है, कहां जो है तेजस्वी यादव के लिए खुशी की बात है और कहां पर उनकी टेंशन बढ़ रही है और कहां पे मोदी का मैजिक चला और कहां नहीं चला। इन तमाम चीजों पर विस्तार से बात करेंगे। बिहार की कुल 8 सीटों पर आज चुनाव हुए। इसके साथ ही अब बिहार में अंतिम जो चरण है वो 7वें चरण का इंतजार शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो है बिहार के विक्रम और काराकाट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने भी कई जो चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। माहौल बनाने की पूरी कोशिश है अंतिम चरण को लेकर के, लेकिन छठे चरण में क्या हुआ इसी पर आज बात करेंगे। बिहार की 8 सीटें जहां पर ये चुनाव आज संपन्न हुए हैं, वो सीटें आपको जो है वो है पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज की है। यहाँ पर कहीं पर त्रिकोणीय मुकाबला है तो कहीं पे राजपूत वर्सेस जो है वो भूमिहार नजर आ रहा है, कहीं पर महिला चुनावी मैदान में आमने सामने है। इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े आप आए हैं चुनाव प्रतिशत को लेकर के, वो लगभग वही आंकड़े हैं जो 19 में थे। तो 19 का आंकड़ा क्या था, क्योंकि अभी जो 24 के फाइनल टैली को आने में वक्त है, इसको लेकर के विपक्ष सवाल भी कर रहा है कि आंकड़े जानबूझ करके देरी से जारी किए जा रहे हैं। उन तमाम चीज़ों पर चर्चा में हम इसको शामिल करेंगे। लेकिन 19 में क्या हाल था, तो वाल्मीकि नगर पर 61.98% मतदान हुआ था, पश्चिमी चंपारण में 62.02%, पूर्वी चंपारण में 60.30%, जबकि शिवहर में जो है 59.32% मतदान हुआ था, वैशाली में 61.91% मतदान हुआ था। गोपालगंज की बात करें तो वहां पर 55.78% मतदान हुआ था, सिवान में 54.73% मतदान हुआ था और महाराजगंज में मतदान 53.82% हुआ था। कुल जो मतदान का प्रतिशत था वो 58.73% था। और इस बार भी लगभग आप ये जब फाइनल रिपोर्ट्स आएगी चुनाव आयोग की तरफ से तो लगभग इसी फिगर के आसपास में ये चीज़ें आती हुई नजर आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि जो चुनाव हुए हैं उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा वोटिंग का जो प्रतिशत है वो वैशाली में नज़र आ रहा है। तो जब 19 की अगर बात कर लें तो 19 में सबसे ज़्यादा ये जो वोटिंग थी वो जो है वो पश्चिमी चंपारण में देखने को मिली थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है प्रदर्शन मौजूद हैं, जो कि लगातार सुबह से तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स तैयार कर रहे थे, तमाम जगहों पर मतदान का प्रतिशत क्या है, ट्रेंड क्या कह रहा है, वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं, वहाँ के पत्रकार बुद्धिजीवी वर्ग क्या कह रहा है और जो चुनावी प्रचार हुआ उससे कितना कुछ ट्रांसफर हुआ इस वोटिंग परसेंटेज में। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वाल्मीकि नगर सीट से। वाल्मीकि नगर सीट पर चुनाव के मैदान में इस बार सुनील कुमार जदयू के प्रत्याशी के तौर पर, जो कि सिटिंग सांसद भी हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे, जबकि उनके खिलाफ में दीपक यादव आरजेडी के चुनाव लड़ रहे थे। वाल्मीकि नगर में वोटिंग के बाद क्या दिख रहा है? वाल्मीकि नगर में वोटिंग के बाद क्या दिख रहा है, अगर हम इस पे आए तो वाल्मीकि नगर में इस बार वैसे तो आमतौर पर माना जा रहा था कि मुकाबला आमने सामने का है, जिसमें जैसा आपने बताया भी कि वहाँ पे वाल्मीकि नगर में एक और जदयू के सुनील कुमार कैंडिडेट रहे तो दूसरी ओर दीपक यादव को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया था। दोनों ने जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक बड़ा पेंच कोकराझार से 2 बार के सांसद रहे और उल्फा के पूर्व कमांडर नबा कुमार सरनिया उर्फ हीरा सरनिया ने पेंच फंसा दिया। दरअसल असम के कोकराझार से ये 2 बार के सांसद रहे हैं और दोनों बार ये जीतने के बाद इस बार भी इन्होंने नामांकन किया था। इस बार इनका नामांकन किसी तकनीकी कारण से खारिज हो गया तो ये असम से चुनाव लड़ने के लिए बिहार आ गए। और बिहार में भी कहाँ आ गए? वाल्मीकि नगर, जो बिहार का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, और वहाँ पर इनके चुनाव लड़ने के पीछे की एक बड़ी वजह यह थी कि वहाँ पर जो थारू जनजाति के वोट हैं उन वोटों को ये चाहते हैं कि उसी तरीके से अपनी ओर आकर्षित करें जैसा ये इन्होंने कोकराझार के जनजातीय समूहों को वोटों को अपनी ओर बांध करके और पिछले 2 चुनावों में उन्होंने जीत हासिल की थी। तो ऐसे तो वहाँ पर दीपक यादव और सुनील कुमार के नाम को लेकर के शुरुआती दौर में चर्चा थी कि इन दोनों के बीच ही मुकाबला है, लेकिन हीराबाई के वहाँ पे चुनाव मैदान में उतरने से मुकाबला वहाँ भीतर खाने त्रिकोणीय हो गया और इनका दावा है कि थारू जनजाति के वोटों ने बड़े स्तर पर इस बार हमें वोट डाला है।
कारण भी है। दरअसल थारू जनजाति जो वहाँ पर है, अगर आप देखेंगे कि मतदाताओं की स्थिति के तौर पर, तो वाल्मीकि नगर में सबसे ज़्यादा जिस वर्ग के मतदाता हैं उसमें 17,66,000 जो वहाँ इस बार मतदाता रहे हैं, उसमें थारू आदिवासी मतदाताओं की संख्या करीब 2.25 लाख के आसपास बताई जाती है। ये वहाँ का सबसे बड़ा मतदाता वर्ग है और इन्होंने उसी के ऊपर अपने ध्यान केंद्रित किया और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की। तो एक ये मुकाबला में हो गया है कि वहाँ पे मुकाबले में सुनील कुमार, दीपक यादव और थारू जनजाति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हीरा सरनिया वहाँ पे प्रमुख उम्मीदवार बन गए हैं। अब चूंकि जो वह सीट है, उस सीट पर लंबे अरसे से एनडीए के प्रत्याशियों का दबदबा रहा है। जो वहाँ पे सुनील कुमार हैं, इनके पिता ने भी पिछले चुनाव के दौरान वहाँ पर शानदार प्रदर्शन किया था। उसके बाद सुनील कुमार के पक्ष में इस सीट चुनाव आए 2020 के दौरान। दीपक यादव यहाँ पे हरियाणा से आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है कि दीपक यादव एक चीनी मिल के मालिक हैं और उस इलाके के कई चीनी मिल मालिकों का भी इन्हें समर्थन प्राप्त है। तो दीपक यादव इन तमाम समीकरणों को अपने पक्ष में करने के लिए वहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे एक स्थिति यह बनी हुई है कि वाल्मीकि नगर में बाहरी वर्सेज स्थानीय का मुकाबला चुनाव के दौरान ये आम बोलचाल की चर्चा में थी कि बाहरी यानी कि दीपक यादव जो हरियाणा के हैं, हीराबाई जो असम के हैं, तो आखिर वहाँ के लोग किसी बाहरी को अपना प्रतिनिधित्व क्यों सौंपे, स्थानीय को क्यों नहीं सौंपे। तो सुनील कुमार इसे बड़े जोर शोर से चुनाव में उठाए उन्होंने। और इस दौरान चाहे एनडीए के जितने भी वहाँ स्टार प्रचारक चुनाव मैदान प्रचार करने को गए, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या एनडीए की ओर से एक बड़ा कुनबा वहाँ पे चुनाव प्रचार कर उतरा, तो उसने बार बार इस चीज़ों को दोहराया कि क्या वाल्मीकि नगर जो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हरियाणा से आके करेगा। क्या राष्ट्रीय जनता दल को एक कैंडिडेट नहीं मिला जो बिहार की भूमि से हो। और दूसरी ओर जो हीराबाई हैं, उन्हें लेकर के भी बार बार चीज़ें की गई कि जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या जैसे कई हत्याओं के आरोप रहे, उल्फा के पूर्व कमांडर रहे, उनकी पहचान ही यही है। तो क्या कोकराझार के नक्सलियों का गढ़ बनाने की वे जिन पर सबसे गंभीर आरोप लगाए, उस व्यक्ति को वाल्मीकि नगर का व्यक्ति अपना प्रतिनिधित्व सौंपेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुनील कुमार का जो आक्रामक चुनाव प्रचार रहा, इसने स्थानीय बनाम बाहरी की लड़ाई को वहाँ बड़े स्तर पर हवा दी। नतीजा है कि वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत सुबह से ही काफ़ी जोर शोर से मतदाताओं ने मतदान में आए। सुबह 9 बजते ही वहाँ पर 8% से ज़्यादा मतदान हो गया। दोपहर के 1 बजते 36% मतदान पार कर गया और 3 बजते ही 47% को पार कर गया। अब जो अंतिम फाइनल रिपोर्ट लगभग 60% के आसपास 60% है। तो ये दिखाता है कि मतदाताओं का वहाँ जोर शोर से उत्साह रहा और बाहरी बनाम स्थानीय की लड़ाई में भावनात्मक तौर पर सुनील कुमार ने वहाँ पर अपने लिए एक माहौल बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। और इन तमाम चीज़ों में जो दीपक यादव हैं और हीराबाई हैं, अगर उन्होंने इसे अपनी ओर मोड़ने में कुछ मतदाताओं को जोड़ा तब तो ठीक है। लेकिन क्योंकि थारू परंपरागत रूप से एनडीए के मतदाता वर्ग माने जाते हैं, वहाँ पे दीपक यादव का बाहरी होना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही है। ये आम बोलचाल में है कि आखिर स्थानीय नेताओं को क्यों नहीं मौका दिया गया। याद होगा कि दीपक यादव पहले भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता थे। अचानक से वो आ गए थे आरजेडी में, तो इसे लेकर के भी जो स्थानीय वहाँ पे आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें रोष रहा। उन्होंने भीतरघात किया होगा, ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो संभव है कि इन चीज़ों का एक बड़ा नुकसान दीपक यादव को पहुंचे कि उनका बाहरी होना यानी हरियाणा का होना, उनका अचानक से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके आरजेडी में आ जाना, यह भीतरघात उनके लिए उनके ही नेता कर सकते हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, जो वहाँ पर हीराबाई हैं, जो कि कोकराझार के पूर्व के 2 बार के सांसद रहे हैं, उनके आने से भी एक बड़ा मतदाता वर्ग जो वहाँ अलग किस्म से टूटा है। जो इसलिए टूटा है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोग उन्हें समर्थन कर रहे थे वहाँ पे, तो इसका बड़ा नुकसान इन लोगों को हो सकता है। और इसमें एक बड़ा फायदा सुनील कुमार की ओर जाते दिख रहा है और यही सुनील कुमार के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट के तौर पे वहाँ पे उभरा है। तो सुनील कुमार मतलब यहाँ पे वाल्मीकि नगर जो पहली सीट हमने टच की है, वो वहाँ पे सुनील कुमार जो हैं उनको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है कि एज है, क्योंकि वहाँ पर आरजेडी में बाहरी जो प्रत्याशी जिसको टिकट दिया गया या फिर जो त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे थे हीराबाई, उनकी अगर बात कर लें तो इन दोनों की वजह से वहाँ पर इन दोनों के खींचतान में कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो एनडीए फिर से बचा पाने में कामयाब होती नज़र आ रही है। इसकी बिल्कुल बगल की सीट है बेतिया की, और जो कि पश्चिमी चंपारण है, और यहाँ पर संजय जायसवाल जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वहाँ से सिटिंग सांसद भी हैं। और पिछला चुनाव जब हुआ था 2019 में, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो पूरे इन 8 सीटों में कहीं हुआ था तो ये यही सीट थी।
मदन मोहन तिवारी कांग्रेस के चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं और अगर बात करें संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी, तो जो पश्चिमी चंपारण है वहाँ पे क्या लग रहा है? लग यही रहा है कि संजय जायसवाल जो जीत का चौका लगाने के लिए इस बार चुनाव मैदान में उतरे थे, तो समीकरण शुरू से ही कई स्तर पर उनके लिए वहाँ पे मुफीद बैठ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस ने जब अचानक से वहाँ पे मदन मोहन तिवारी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो इससे मुकाबला रोचक होने की संभावना बनी। लेकिन शायद आप यह कह सकते हैं कि कांग्रेस ने थोड़ी सी देर कर दी उम्मीदवार की घोषणा करने में। जैसे संजय जायसवाल वहाँ के एक बड़े कद्दावर नेता हैं। वर्ष 2009 में जब चुनाव हुए तो उस चुनाव में संजय जायसवाल ने जीत के 47,343 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। अब इनका देखिए ग्राफ कैसे तेजी से ऊपर बढ़ा। 2014 के जब लोकसभा के चुनाव हुए तो केवल 47,000 वोटों से जीतने वाले संजय जायसवाल 2014 के चुनाव में 1,10,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीत जाते हैं। और जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए तो 2,93,000 वोटों के अंतर से संजय जायसवाल की जीत हुई। तो यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और संजय जायसवाल ने किस प्रकार से वहाँ अपने इलाके को मजबूत गढ़ में तब्दील किया। और इतना ही नहीं, जो अगर पूरे इलाके में आप देखेंगे तो बाद में जो विधानसभा के भी चुनाव हुए, उन चुनावों में भी यह साबित करने की कोशिश की गई कि यह एनडीए का एक मजबूत गढ़ है। और 2020 के चुनावों के दौरान जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। जैसे नौतन से वहाँ पे नारायण प्रसाद जो भाजपा के उम्मीदवार रहे, बेतिया में रेणु देवी जो एक दौर में बिहार की उप मुख्यमंत्री भी रहीं, चनपटिया से उमाकांत सिंह चुनाव जीते, रक्सौल से प्रमोद कुमार सिंह वो भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। और इन तमाम चीज़ों के बीच जो वहाँ पे अलग अलग, जैसे नरकटिया एक है तो वहाँ से डॉक्टर शमी मोहम्मद हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल के रहे। और इंजीनियर शशिभूषण सिंह हैं जो कि सुगौली से विधायक हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे वो पूरा इलाका एनडीए का एक मजबूत गढ़ रहा है। और यहाँ रोहित एक बात यह भी ध्यान देने की चीज़ है कि अगले वर्ष विधानसभा के बिहार में चुनाव है, और ये जो इलाका है उस इलाके में एक आम चर्चा यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को अगले विधानसभा चुनाव में जरूर टिकट देगी जिनके क्षेत्र से संजय जायसवाल या हमारे जो भी अन्य उम्मीदवार हैं वो बढ़त हासिल करते हैं। तो स्थानीय विधायकों के लिए भी एक अग्नि परीक्षा थी कि एक टास्क था कि आप अपने इलाके में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए और भाजपा को लीड दिलाइए। तो ऐसे में उसी को लीड दिलाने के लिए वहाँ पे काफ़ी प्रयास किए गए। तमाम जो वहाँ पे समीकरण रहे हैं वो वहाँ पे संजय जायसवाल के लिए 2009 से ही मुफीद रहे हैं। इस बार थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी रही है उनके लिए, और उस एंटी इनकम्बेंसी में उनको अलग अलग किस्म की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच जो मदन मोहन तिवारी हैं वो वहाँ पर ब्राह्मण जाति से आते हैं, तो एनडीए का एक जो परंपरागत कोर वोट बैंक माना जाता है सवर्णों का, उसमें एक बड़ी सेंधमारी मदन मोहन तिवारी करने में सफल रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो चाहे अलग अलग मतदाता वर्गों की अगर हम बात करेंगे तो जो अलग अलग समीकरण हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम करीब 3 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, इनका एक बड़ा वोट इनकी ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। वैश्यों में भी जो एक बड़ा वोट है वर्ग है उसे ये अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किए थे, लेकिन संजय जायसवाल खुद वैश्य समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में वो उनके ओर शिफ्ट हुआ है और बड़े स्तर पर शिफ्ट हुआ है। इनके वो वोट बैंक की तादाद भी करीब करीब 2.25 लाख मानी जाती है, तो एक मुश्त माना जाता है कि यह वोट संजय जायसवाल की ओर गया हो। यादवों का जो करीब यहाँ पे 2.5 लाख वोट है, वह वोट इसमें अगर सेंधमारी करने में कुछ सफल हुए हो संजय जायसवाल तो ठीक है, नहीं तो उसमें एक बड़ा वोट बैंक जो है मदन मोहन तिवारी की ओर गया है। खुद इनका ब्राह्मण जाति से आने के कारण वहाँ 1 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं, तो उसमें भी एक बड़ा वोट इनकी ओर जा सकता है। लेकिन संजय जायसवाल के लिए जमीनी स्तर पर चाहे पिछले 3 लोकसभा के चुनाव रहे हों या विधायकों की वहाँ पर स्थिति है या कुछ जो जातीय समीकरण है, वो समीकरणों के हिसाब से शुरू से ही लीड लेते हुए दिख रहे थे। और अगर वह समीकरण अभी तक बरकरार रह पाया है, जैसा कि जमीन पर दिख भी रहा है, तो संजय जायसवाल को आप लीड दे सकते हैं। लेकिन इस बार चुनौती उन्हें बड़े स्तर पर मिली है मदन मोहन तिवारी से, और ये समीकरणों के हिसाब से है, क्योंकि जो तिवारी यानी कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो ये परंपरागत एनडीए के कोर वोट बैंक में एक सेंधमारी के तौर पर दिखी जा रही है। तो देखिए ये हमने बात कर ली और पश्चिमी चंपारण की, और यहाँ पर ये सीट भी जो है
वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है फिलहाल, जो आज चुनाव हुए हैं और जो जब मतदाता ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करके किस्मत बंद की है ईवीएम के अंदर में, उस हिसाब से हालांकि जो है लड़ाई जोरदार देने की कोशिश हुई, लेकिन मदन मोहन तिवारी इस बात पे पिछड़ गए क्योंकि उनके नाम का अनाउंसमेंट बहुत देरी से हुआ और कांग्रेस ने ये गलती बिहार की 5 सीटों पर की है। एक एक करके उन सीटों पर भी आएंगे। तो 5 सीटों पर देरी से प्रत्याशी के नाम का ऐलान करना कहीं ना कहीं एक बड़ा एज क्रिएट करने में कामयाब हो गए एनडीए के प्रत्याशी, क्योंकि लिस्ट पहले आ गई थी, उनकी सेटिंग थे। तो चौथी बार यहां से लग रहा है कि संजय जायसवाल फिर से चुनाव जीत सकते हैं। अब इसके बगल की सीट है और ये सीट है आपको पूर्वी चंपारण की, जो कि मोतिहारी है। राधा मोहन सिंह रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजेश कुशवाहा वीआईपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे। मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में भी लगभग आप मान के चलिए कि पिछली बार का जो मत प्रतिशत था लगभग उतना ही जो ट्रेंड है वो दिख रहा है। जब फाइनल टैली आएगी शाम तक की जो टैली है उस हिसाब से लग रहा है कि वो लगभग उसको छू जाएगा, यानी कि 60% के करीब वहाँ पर जो है वोटिंग होता हुआ नजर आ रहा है। राधा मोहन सिंह, जिनके बारे में चर्चा थी कि इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है उनको क्योंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा थी और डंप किए जाएंगे, लेकिन अचानक से उनके नाम का ऐलान हुआ और उनके खिलाफ जब मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी में एंटर करते हैं तो राजेश कुशवाहा को चुनाव लड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो राधा मोहन सिंह मोतिहारी में जिनके खिलाफ कई खबरें हमने देखी कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वहाँ पे विरोध हो रहा है, या फिर राजेश कुशवाहा, कौन वहाँ पे? दरअसल राधा मोहन सिंह उस इलाके के कद्दावर नेता हैं। अगर इस बार वो लोकसभा का चुनाव जीतते हैं तो वे 7वीं बार संसद के सदस्य बनेंगे और बिहार के उन चुनिंदा लोगों में प्रतिनिधियों में शामिल हो जाएंगे जो 7 बार के लोकसभा सदस्य रहे हैं। और इतना ही नहीं, वर्ष 2009 से लगातार राधा मोहन सिंह वहाँ पे काबिज हैं सांसद के रूप में। तो स्वाभाविक है कि इस बार जीत का चौका लगाने के लिए पश्चिमी चंपारण में वो उतरे हैं। और ऐसे में उस पूरे इलाके में जो अगर आप देखेंगे जो मतदान का प्रतिशत रहा है या तमाम चीज़ें रही हैं पूर्वी चंपारण में, उसमें राधा मोहन सिंह के लिए जो पुराने रिकॉर्ड्स रहे हैं वो रिकॉर्ड्स उनके लिए पक्षधर दिखते हैं। और इसमें जैसे आप वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को ही देखिएगा तो यहाँ पे 2,93,648 वोटों के अंतर से राधा मोहन सिंह ने जीत हासिल की थी। तो ये दिखाया था कि पिछले चुनाव में वोटों का एक बड़ा प्रतिशत राधा मोहन सिंह की ओर रहा था। तो ऐसे में परंपरागत तौर पर एनडीए के लिए यहाँ कह सकते हैं कि पीएम मोदी के नाम पर एक बार फिर से तमाम मतदाताओं को गोलबंद करने की इन्होंने कोशिश की। भले ही ये बातें रही थी कि राधा मोहन सिंह को इस बार टिकट नहीं मिले, लेकिन राधा मोहन सिंह जिस कद के नेता रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और 6 बार वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ आपको एक और बात हम रोहित बताएं कि वर्ष 1989 में जब ये भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे तो उस समय बिहार में कहा जाता है कि भाजपा का नाम लेवा लोग कम था और उस दौर से ये भाजपा के आरएसएस से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो उसका इन्हें इस बार टिकट मिलने में फायदा हुआ और अब उन्होंने टिकट मिलने के बाद वहाँ बड़ी मजबूती के साथ अपने आप को वहाँ मजबूत किया था। उनके मुकाबले जो राजेश कुशवाहा रहे थे उनके सामने एक बड़ी चुनौती यह मानी गई थी कि राजेश कुशवाहा का स्थानीय नेताओं के साथ सामंजस्य की कमी दिखी थी। वहाँ पे टिकट को लेकर के कई नेताओं ने आस लगा रखी थी। अचानक से यह सीट राजद के कोटे से शिफ्ट होकर के वीआईपी के कोटे में चली गई। मुकेश सहनी की पार्टी ने राजेश कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया, तो कुशवाहा उम्मीदवार बनाने से यहाँ पे जो राधा मोहन सिंह हैं उनके लिए थोड़ी सी चिंता यह बढ़ी कि जो कुशवाहों का वहाँ पे एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को इन्हें अपनी ओर खींचने में सफलता, इन्होंने दावा किया था कि मुझे सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़ है, उस इलाके के ये एक स्थानीय नेता है राजेश कुशवाहा। वहाँ पे कोई ऐसे चेहरे नहीं है जिस चेहरे को लेकर के यहाँ पे कोई चुनौती रही हो। तो इन तमाम चीज़ों में राजेश कुशवाहा अपने कुशवाहा प्लस जो ओबीसी की अन्य जातियाँ हैं, दलित जो वोट हैं, मुस्लिम वोट हैं, उन्हें साध करके महागठबंधन को यहाँ पे जीत दिलाने की कोशिश में लगे थे। लेकिन राधा मोहन सिंह के साथ जो एक बड़ा वहाँ पे राजपूतों का वोट बैंक का वर्ग है वह हमेशा से साथ रहा है और राजपूतों के साथ ही परंपरागत रूप से एनडीए के साथ वैश्य मतदाता हमेशा से देखे गए हैं, जिनकी आबादी भी अगर आप देखिएगा तो वैश्य मतदाता यहाँ पे करीब 4 लाख के करीब हैं और राजपूत करीब 1,65,000 के करीब हैं। तो इन मतदाता वर्गों पर एक मजबूत पकड़ अब तक राधा मोहन सिंह की रही है। कुशवाहों की जो करीब 2.25 लाख की आबादी रही है उसमें इनका शुरू में साथ मिलता रहा था। इस बार अगर ये वोट बैंक शिफ्ट भी होता है तो पुराने आंकड़े और ज़मीनी स्तर पर जिन कुछ आंकड़े इनके पक्ष में रहे हैं वो दिखाता है कि राधा मोहन सिंह उतने भी कमज़ोर नहीं हैं।
राधा मोहन सिंह वहाँ पे वैश्यों के वोट लेकर के, राजपूतों का वोट लेकर के, कुछ अन्य जो दलित जातियां हैं उनके वोट लेकर के ये मजबूत दिख रहे थे। जमीनी स्तर पर भी दिखा था कि राधा मोहन सिंह का जो जैसे 6 बार के सांसद हैं, तो वहाँ पर उनका एक संगठनिक तौर पे एक मजबूत किला है, और उसे भेजना राजेश कुशवाहा के लिए इतना आसान हो जाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि राजेश कुशवाहा को वहाँ राधा मोहन सिंह के साथ चुनौती देने के लिए कई चुनौतियों को पार करना है। उसमें राधा मोहन सिंह पर 20 लीड ले लेना ये राजेश कुशवाहा के लिए इतना सरल नहीं रहा है। इनका एक मजबूत वहाँ पर सांगठनिक ढांचा रहा है, उस ढांचे को पार पाना अच्छे के लिए मुश्किल रही है। तो राधा मोहन सिंह के लिए ज़मीनी स्तर पर ये तमाम चीज़ें प्लस पॉइंट में रही हैं, लेकिन चुनौती यही है उनके लिए कि अगर कुशवाहा वोट बैंक का बड़ा हिस्सा और साथ ही साथ मुस्लिम यादव समीकरण मल्लाह के साथ राजेश कुशवाहा के लिए एक मुश्त वोट गया, तो इस बार जो जीत हार का अंतर है वहाँ पे वो पिछली बार की भांति तो नहीं रहेगा, लेकिन जीत में हम यह कह सकते हैं कि अंतिम मौके पर कोई चौंकाने वाला नतीजा आ जाए तो ये भी हम इसे इनकार नहीं कर। चलिए यहाँ पे यानी कि मामला फंसता हुआ दिख रहा है। मोतिहारी की बात कर रहे थे हम, यहाँ पे राधा मोहन सिंह और राजेश कुशवाहा के बीच में ऐसा ही लग रहा है कि अगर मुकाबला हुआ तो बहुत बराबरी का होगा और नतीजे जो भी आएंगे वो चौंका सकते हैं जिसके पक्ष में आए। वहाँ के बगल से निकल के अब सिवान में चलते हैं और विजय लक्ष्मी जदयू कुशवाहा जाति से हैं, इनको टिकट दिया गया। कविता सिंह का टिकट काट करके अवध बिहारी चौधरी आरजेडी के नेता हैं, यादव जाति से आते हैं और बिहार विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब। त्रिकोणीय मुकाबला बना रही हैं यहाँ पर हिना शहाब जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं सिवान के, तूती बोलती रही है उनकी उस इलाके में, और वहाँ पर जो है हिना शहाब जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे। तो सिवान में विजय लक्ष्मी वर्सेस अवध बिहारी चौधरी वर्सेस जो है वो हिना शहाब नज़र आ रही हैं। और वहाँ की बात कर लें तो सिवान में पिछले कुछ चुनावों की बात कर लें 2004, 9 और 14 और 19 में बात करें तो लगातार जो है वहाँ पे गिरावट देखी गई है वोटिंग ट्रेंड परसेंटेज में, और ऑलमोस्ट सिवान में जो पिछली बार का था 54.73%, लगभग वही ट्रेंड इस बार भी उसके आसपास जाता हुआ नजर आ रहा है। जब फाइनल टैली आ जाएगी तब सिवान में क्या है? सिवान में जी पहले हम वोटिंग प्रतिशत की अगर बात कर लें ना, तो जैसा अभी आपने बताया कि सिवान में पिछले चुनावों के दौरान मतदान का प्रतिशत कम रहा था। उसके कई कारण हैं, कुछ ज़मीनी कारण है, कुछ स्थानीय चुनौतियां हैं। इन सब के बीच इस बार भी करीब वही दिखा है। जैसे अगर आप देखेंगे ना तो जब दोपहर के 3 बजे थे तो उस समय तक जहां वैशाली में मतदान 48% को पार कर चुका था, तो वहीं सिवान में मतदान केवल 39% तक हुआ था, यानी कि 9% का अंतर था। यह अंतर शाम 5 बजे तक भी रहा है और फाइनल टैली जब आएंगे तो उस दौरान भी यही दिखेगा। अब सिवान पे आते हैं कि सिवान में होगा क्या। सिवान में शुरू से ये बातें तय हो गई थी कि इस बार वहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय मुकाबले में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब इस बार वहाँ पे सबसे रोचक तरीके से वहाँ पे जो पूरा मुकाबला है उसे अपने पक्ष में करने के लिए कई समीकरणों को साधने के लिए उतरी हैं। अचानक से जदयू का कविता सिंह को टिकट काट कर और वहाँ के एक अन्य बाहुबली नेता की पत्नी को विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बना देना, ये कुछ अन्य किस्म की चुनौतियाँ रही। कविता सिंह आप याद कीजिए कि पिछली बार जब चुनाव जीती थी तो ये भी एक चौंकाने वाला फैसला था। उनके पति ने कुछ दिनों पूर्व ही खरमास में शादी की, उसके बाद वो चुनाव मैदान में उपचुनाव होना था वहाँ पे और चुनाव जीत गई थी कविता सिंह वहाँ पे। तो इस बार भी विजय लक्ष्मी जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है ये कुशवाहा बिरादरी से आती हैं और इनके साथ स्थिति है कि आप कह सकते हैं कि ये बस साक्षर हैं। इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम बहुत वीडियो वायरल भी हुआ और ये वीडियो वायरल हुआ था। इसके साथ ही साथ जो अवध बिहारी चौधरी हैं वो भले ही स्थानीय स्तर पर वहाँ पे लालू यादव का नाम लेकर के वोट मांग रहे हों, लेकिन सबके बीच में तिकड़ी लड़ाई में हिना साहब ने शुरू से ही अपने लिए एक अलग किस्म का माहौल बनाया। इसके पीछे के कारण हम सब जानते हैं कि उनके जो पति शहाबुद्दीन रहे वह उस इलाके में उनकी तोती बोलती थी और भले ही शहाबुद्दीन आज के डेट में नहीं है और ये पहला चुनाव भी जब वो पहला चुनाव है जब वो नहीं है, बावजूद इसके शहाबुद्दीन के नाम का आज भी वहाँ पर सिक्का चलता है। कई उनके लोग हैं जो उनके नाम से ही आज भी खाते पीते हैं। तो जो खाते पीते हैं वो अब चुनाव जिताने के लिए भी हिना साहब के लिए वहाँ पे माथे पे गमछा बांध कर घूम रहे हैं। और स्थिति है, अगर आपने देखा होगा ही सिवान में, कि सिवान में इनके साथ यह पहला चुनाव था जिस चुनाव में हम लोगों ने देखा
कि हिना साहब के साथ चलने वाले लोगों में अपने कंधे पर भगवा गमछा डालकर चल रहे थे। ध्यान रखने की बात है कि एक मुस्लिम नेता हैं हिना साहब, और उनके पक्ष में जो लोग चुनाव प्रचार के दौरान दिखे, आज मतदान के दौरान भी जो लोग बूथ पर डटे रहे, उनमें मुस्लिम चेहरे तो थे ही थे, लेकिन भगवा गमछा बांध करके वहां पर पूरे चुनाव मैदान के दौरान डटे हुए लोग रहे। आखिर ये कौन लोग हैं? ये अपने आप एक सवाल है और इस सवाल का जवाब हम सब समझ सकते हैं। तो हिना साहब वहाँ पे तमाम वर्गों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए सक्रिय रही। इसमें विशेष करके सवर्णों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। इनके पति शहाबुद्दीन का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो जब वर्ष 1990 के दशक से वहाँ पे इनकी टूटी बोलती थी, तो उस दौरान शहाबुद्दीन की लड़ाई वहाँ पे वामपंथी लोगों के साथ होती थी, उसमें कई नेताओं की हत्याएं भी हुई थी। और बाद के दौर में वहाँ पे उनको एक ऐसे वर्ग का साथ मिला था जिस वर्ग इन सवर्णों की बात कर रहे हैं और मुसलमानों का, तो अपनी उसी पुराने रिश्ते की दुहाई देते हुए इस बार भी हिना साहब वहाँ पर उतरी थी। उसमें अगर ये तमाम चीज़ें उनके पक्ष में रहीं तो हिना साहब ने इस बार शुरू से ही अपने आप को लीड में दिखाया था, और लीड में दिखाते हुए चाहे विजय लक्ष्मी हो या अवध बिहारी चौधरी हो, उनको कह सकते हैं कि पानी पिलाते हुए नजर आई थी। मतदान के दिन तक तो यही दिखा है। अब अचानक से कोई फैसला चौंकाने वाला आ जाए, रिजल्ट कुछ अलग हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार से अब तक में हर जगह हिना साहब का सिक्का बोलते रहा था। अब यह दिखना होगा महत्वपूर्ण कि फाइनल रिजल्ट में क्या वही है या फिर अचानक से कोई कविता सिंह की भांति ही चौंकाने वाला रिजल्ट आ जाए, या फिर अवध बिहारी चौधरी कुछ पर्दे के पीछे से खेल कर दें। तो ये तमाम चीज़ें सिवान में हिना साहब के लिए लेकर के कह सकते हैं कि सहानुभूति के दौर में वो अपने लिए कुछ अलग किस्म के जो समीकरण है उसे साधने में सफल होते हुए दिख रही है। तो सिवान में भी मामला फंसा हुआ है और यहाँ पर जदयू और आरजेडी में मुकाबला था, लेकिन इस मुकाबले में लीड लेती हुई नजर आ रही हैं हिना साहब। और अगर नतीजे आते हैं, अगर उनका समीकरण फिट बैठता है, जो हमारी जो सर्वे जो हम कर पाए दिन भर में, अगर वो सब कुछ फिट बैठता है तो हिना साहब ये सीट निकाल पाएंगी। लेकिन वहाँ पर पेंच ये है कि वहाँ पर MY बिल्कुल बट करके वोट करता है, जो कि इंटैक्ट होता है आरजेडी के लिए। यानी कि अवध बिहारी खुद यादव जाति से आते हैं तो वाई उनके साथ जाएगा, लेकिन M हिना साहब के साथ जो है खड़ा है। और पूरे बिहार में एक मुसलमानों के अंदर ये गुस्सा जो है वो कई चरणों में दिखा कि वो आरजेडी से नाराज़ है, चाहे वो टिकट कम करना हो या हिना साहब को टिकट ना देना हो, ये तमाम चीज़ें वैसी थी जिसकी वजह से इस तरह की समस्या वहाँ पे। महाराजगंज की बात करते हैं और महाराजगंज का महाराजा कौन बनेगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल राजपूत जाति से आते हैं और आकाश सिंह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार चुनाव लड़ रहे थे वो मोतिहारी से, और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं महाराजगंज से। भूमिहार जाति से आते हैं। महाराजगंज में भूमिहार और राजपूतों के बीच की लड़ाई हमेशा से चर्चा का विषय रही है। भूमिहार या फिर राजपूत, महाराजगंज का महाराजा कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो हैं अपना, क्योंकि वो सिटिंग सांसद हैं तो वो अपनी सीट को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आकाश सिंह वहाँ पर जो है एक तरीके से कहें कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, और कांग्रेस के पाले में वो सीट फिर से आ पाए, क्योंकि एक वक्त था जब कांग्रेस यहाँ से जीतती थी, फिर से जीत पाए, इस लिहाज से वो चुनावी मैदान में थे। तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज का महाराजा बनने जा रहे हैं या आकाश सिंह को जनता ने चुन लिया? रोहित, इस बार जो वहाँ पे कांग्रेस ने आकाश को टिकट दिया है ना, ये 40 साल बाद मौका है कि कांग्रेस का प्रत्याशी महाराजगंज में उतरा है। और 1957 के बाद से लेकर के अब तक के अगर हम वर्ष 2019 तक के चुनावों को देख लें तो 10 बार वहाँ से राजपूत सांसद रहे हैं और 3 बार भूमिहार सांसद रहे हैं। यानी कि जीते हारे कोई भी वहाँ जीतेगा राजपूत ही या जीतेगा भूमिहार ही। और इस बार तो आमने सामने की लड़ाई राजपूत और भूमिहार के बीच है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि इस बार जो वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं उसमें 40 साल के बाद कांग्रेस प्रत्याशी को वहाँ पे है और भूमिहार जाति से आते हैं आकाश सिंह। यहाँ पे चूँकि एनडीए के वोट बैंक शुरू से ही जो सवर्णों में बड़ा 2 वर्ग रहा है, राजपूत और भूमिहार, वो शुरू से रहा है। क्योंकि इस बार आकाश सिंह वहाँ पे चुनाव मैदान में उतर गए तो सीधा सीधा है कि एनडीए का वोट बैंक बढ़ गया। और हम जितनी भी बातें कर ले, बिहार की सियासत में जाति की राजनीति बिल्कुल सर चढ़ के बोलती है, और वह महाराजगंज में भी दिखा। जिस महाराजगंज में पिछले चुनाव में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के लिए भूमिहार समाज के कई लोग अब झंडा लेकर के भाजपा का कमल खिलाने के लिए दौड़ रहे थे, इस बार वो हाथ का हाथ मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर रहे हैं। तो ये आकाश सिंह के लिए वहाँ पे जातीय गोलबंदी को साधने में आकाश शुरू दिन ही सफल हो गए। या कहिए कि कांग्रेस ने काफ़ी सोची समझी रणनीति के तहत वहाँ पे आकाश सिंह को उम्मीदवार बनाया और मुकाबला वहाँ पे जातिगत तौर पे बट गया। अब जरा सा वहाँ पर आप देख लीजिए कि स्थिति क्या रही है
तो वहाँ पे यह चुनाव एक ऐसा है जब प्रभुनाथ सिंह के परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं है। प्रभुनाथ सिंह उस इलाके के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनके बेटे भी वहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल से प्रयास में रहे, इस बार नहीं है, वो अलग हो चुके हैं। अब भूमिहार गोलबंदी जो है वो एनडीए के लिए टेंशन का विषय बना हुआ है। एनडीए के ने 11 साल बाद यहाँ से जैसे महागठबंधन के जो अगर प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे, अगर आकाश सिंह चुनाव जीतते हैं तो, और आकाश सिंह सिग्रीवाल को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम जो वहाँ पे जो समीकरण हैं उन समीकरणों में अगर आप देखेंगे तो जातियों का जो असली खेला है उसमें भूमिहार और राजपूत, इन दोनों जातियों के मतदाताओं की संख्या करीब 4-4 लाख बताई जाती है। ब्राह्मण भी करीब 3.25 लाख के आसपास है और करीब 2.5 लाख मछुआरा जाति हैं। यादवों की तादाद भी करीब 2 लाख है, जबकि कुर्मी कुशवाहा SC/ST वैसे मतदाताओं को मिला करके करीब 2.25 लाख के आसपास आबादी मानी जाती है। तो ऐसे में 4 लाख भूमिहार और 2.25 लाख ब्राह्मणों पर आकाश सिंह की नजर है। आकाश ने शुरू से ही इन मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने के साथ ही यादव और मल्लाह को भी अपने साथ लाने की कोशिश की। और आप याद रखें कि वहाँ पे बच्चू बिंद, जो कि लालू यादव के खिलाफ एक दौर में चुनाव लड़े थे, वो इस बार आकाश सिंह के लिए चुनाव मैदान में खुल करके प्रचार करते नजर आ रहे हैं। मुकेश निषाद, जो कि वहाँ पे एक निषादों की पार्टी स्थानीय स्तर पर बना करके और चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव मैदान में इनका समर्थन करने का फैसला किया। जिसकी आबादी, मैंने आपको बताया कि मतदाता वर्ग एक बड़े स्तर पर वहाँ पर करीब 2.5 लाख मछुआरा जातियाँ हैं। तो ये तमाम समीकरण आकाश सिंह के लिए वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेहतर दिखते हैं समीकरणों के हिसाब से। और इन समीकरणों में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, चूँकि पिछले 2 बार से वहाँ पर सांसद रहे थे, तो उनके खिलाफ कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी रही। कई अन्य प्रकार की चुनौतियाँ हैं, जिसमें कि इस बार एनडीए के परंपरागत सवर्णों के वोट बैंक का उनसे शिफ्ट होना, साथ ही साथ अन्य वर्गों का वोट बैंक, अगर MY समीकरण जो मुस्लिम मल्लाह और यादव समीकरण है वह भूमिहार के साथ जुड़ जाता है इनके साथ, आकाश के साथ, तो आकाश वास्तव में वहाँ लीड करते हुए आज तो कम से कम दिख रहे हैं। और समीकरण अगर इसी तरीके से इनके लिए सफल रहे तो आगे आने वाले समय में जो रिजल्ट आएगा 4 जून को, उस रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 40 साल के बाद महाराजगंज का महाराजा कांग्रेस के आकाश बन सकते हैं और फिर से चौथी मर्तबा शायद महाराजगंज में संभव है कि कोई भूमिहार सांसद वहाँ से मिल सकता है। महाराजगंज के बाद गोपालगंज, और गोपालगंज लालू का गढ़ गोपालगंज से रायसीना की कहानी जो है किताबों में भी अब है। आलोक कुमार सुमन वहां पर जदयू के प्रत्याशी हैं और दूसरी तरफ प्रेमनाथ चंचल जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं वीआईपी पार्टी से। गोपालगंज की बात करते हैं तो गोपालगंज सुरक्षित सीट है और यहाँ पर पिछले 4 जब 2004 में चुनाव हुए, 2009 में, 2014, 2019 में, तो यहाँ पर भी महाराजगंज वाला ट्रेंड जो है वो नजर आया। 2009 में तो सबसे कम वोटिंग यहाँ पे हुई, लेकिन उसके बाद भी वोटिंग परसेंटेज में बहुत सुधार नहीं हुआ और इस बार भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट, जब फाइनल टैली आएगी तो वो करीब 54-55% के आसपास में रह सकता है। ये स्थिति है गोपालगंज की। और गोपालगंज में जो है, क्योंकि बिल्कुल बगल के इलाके में जिस तरीके का गोली कांड हुआ है, क्या उसका असर दिखा वहाँ पे? आज जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वोटिंग ट्रेंड, क्योंकि बहुत कुछ बता नहीं रहा है, बहुत उसमें जोश नज़र नहीं आ रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल लोग शिथिल पड़े हुए हैं और वही स्थिति है जो कि 19 में या 14 में थी। गोपालगंज क्या कह रहा है, आलोक सुमन या प्रेमनाथ चंचल? जैसे सबसे पहले तो क्या है ना कि गोपालगंज एक सुरक्षित सीट है, यानी कि वह ऐसे के लिए रिजर्व सीट है। तो जो आपने बात की ना कि बगल की सीट पर गोली चली तो वहाँ पर क्या असर पड़ेगा, तो तमाम जगहों पर जो सीटों की स्थिति है वो अलग अलग किस्म से है। गोपालगंज चूँकि लालू यादव वहाँ से एक भावनात्मक रिश्ता अपने आप को जोड़ करके रखते हैं, तो भावनात्मक रिश्ता पिछले चुनाव में नहीं चला था। आलोक सुमन ने वहाँ बड़ी जीत हासिल की थी, इस बार भी आलोक सुमन वहाँ से उम्मीदवार हैं और इस बार प्रेमनाथ चंचल पासवान वहाँ से उम्मीदवार बने हैं। ये भी कोई लालू यादव के खिलाड़ी नहीं है, वो मुकेश सहनी के उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में वहाँ पर एक संदेश तो शुरू से ही है कि यह सीट क्यों नहीं राजद को गई, तो कह सकते हैं कि ये पहला नुकसान चंचल के लिए रहा वहाँ पे। दूसरा, उम्मीदवारी की घोषणा में यहाँ भी बड़ी विलंब से की गई, इनके नाम की घोषणा प्रेमनाथ चंचल की, इनके नाम की देर से घोषणा होने का नतीजा रहा कि आलोक सुमन जो कि उस इलाके में पहले सांसद रहे हैं, निवर्तमान सांसद हैं, तो उन्होंने अपने जो चुनाव प्रचार का अभियान है वो काफ़ी लंबे अरसे से पहले से चलाया। और कुछ समीकरणों पर अगर आप देखेंगे ना तो एनडीए के पास जैसे यहाँ पे इस इलाके में 4 विधायक आते हैं और हमने बार बार ये कहा है कि इस बार एनडीए ने एक टास्क दिया है कि तमाम विधायक जो जिस इलाके से आते हैं
उनके लिए एक टास्क मिला हुआ है कि आप अपने इलाके में एनडीए प्रत्याशियों की बढ़त सुनिश्चित कीजिए। बढ़त सुनिश्चित कीजिएगा तो आपको टिकट विधानसभा में मिलने में जो संभावनाएं हैं वो बढ़त हम देंगे। तो इसलिए वहाँ पे जो 4 विधानसभा के क्षेत्र हैं, उन चारों विधानसभा क्षेत्रों में जो भी एनडीए के वहाँ पे विधायक हैं, वो तमाम विधायक काफ़ी ज़ोर शोर से लगे हुए थे और इस कोशिश में थे कि वहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो। अब जरा सा वहाँ पे अन्य समीकरण देख लीजिए, तो ब्राह्मण करीब वहाँ पे 17% आते हैं और राजपूत 13% आते हैं। इनकी आबादी 27% हो जाती है मतदाता के वर्ग के हिसाब से। और ठीक यही स्थिति थी मुस्लिम और यादवों को लेकर के यहाँ पे है। मुस्लिम यहाँ 17% है और 13% यादव मतदाता है। यहाँ पे कुर्मी भी 3% है, 4% कोयरी भी है, 5% भूमिहार भी है। तो एक माना जाता है कि कुर्मी कोयरी का बड़ा वोट शुरू से ही नीतीश कुमार के साथ है। भूमिहार, राजपूत, जो ब्राह्मण, ये तमाम ऐसी जातियां हैं जिनके वोट बैंक को परंपरागत तौर से माना जाता है कि ये वोट बैंक एनडीए के पक्ष में रहा है। तो अब जोड़ लीजिए, 17% ब्राह्मण है, 13% राजपूत है, 5% भूमिहार है, 4% कोयरी है, 3% कुर्मी है। आखिर ये मतदाता वर्ग तो बड़े स्तर पर इनके ही साथ रह सकता है। इतना ही नहीं, भले ही प्रेमनाथ चंचल पासवान पासवान जाति से हों, लेकिन दलितों के 2 बड़े चेहरे इस समय एनडीए के साथ हैं। एक है चिराग पासवान, दूसरे हैं जीतन राम मांझी, और दोनों ने वहाँ पे लगातार प्रचार किया। वजह थी कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक आलोक सुमन की ओर शिफ्ट करे। तो इन तमाम चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और आलोक सुमन भी दलित जाति से ही आते हैं, तो इसे आप कह सकते हैं कि जेडीयू ने वहाँ पे सियासी समीकरणों को साध करके चुनाव मैदान में उतरे। प्रेमनाथ चंचल के पासवान के पक्ष में तमाम चीज़ें भले ही प्रयास किए गए, लेकिन उन प्रयासों में आलोक सुमन शुरू से जो लीड बनाए हुए रहे, वो अंतिम दौर तक वहाँ पे जमीन पर तो ऐसा ही दिखा है। अब मतदाता ही आज जाकर के कुछ अलग खेल कर दे तो है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण, मुझसे राजपूत, भूमिहार, कोयरी, कुर्मी, साथ ही साथ दलितों का एक बड़ा वोट बैंक, यह जो समीकरण है वह समीकरण सीधे तौर पर आलोक सुमन के लिए जाता हुआ दिखता है। और आपको यह भी हम यहाँ बताएं कि अब तेजस्वी यादव A to Z की बात नहीं करते हैं। इस पूरे लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहीं से भी आप नहीं सुना होगा कि A to Z की बात करते हैं। तो आखिर A to Z में तो ये तमाम चीज़ें आती हैं, और ये जब तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएगा तो प्रेमनाथ चंचल के लिए रास्ता आसान नहीं दिखता। चलिए, गोपालगंज सीट के बाद अब उसके बगल की ही सीट है शिवहर, और शिवहर सीट की बात करते हैं। लंबे वक्त के बाद जेल से बाहर हैं आनंद मोहन और उनकी पत्नी लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं। उनके बेटे चेतन आनंद ने फ्लोर टेस्ट के दौरान जो है आरजेडी का साथ छोड़ करके जो है नीतीश कुमार का साथ किया और उनके लिए कैंपेन करते नजर आ रहे हैं। लवली आनंद बनाम ऋतु जायसवाल वही जो कि जिनको बेस्ट मुखिया का अवार्ड मिल चुका है, अपने इलाके में बेहतरीन काम करने के लिए जानी जाती हैं। आरजेडी के शेड ने इस तरह के कोट्स उनके लिए हैं कि वो बोलती बहुत धाकड़ तरीके से हैं। आईएएस अधिकारी की पत्नी हैं, और ऋतु जायसवाल जो है वैश्य समाज से आती हैं और लवली आनंद राजपूत जाति से आती हैं। शिवहर में इस बार लवली आनंद और ऋतु जायसवाल के बीच में लड़ाई है, और बिहार की इकलौती सीट है जहां पर सीधे महिला वर्सेस महिला के बीच का मुकाबला है। तो शिवहर में की बात करते हैं तो शिवहर में भी चुनाव जो हैं वो 19 में जब हुए थे तो वहाँ पे करीब जो है 59.32% यानी कि 60% के आसपास में वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज था, और लगभग हम इतने ही पे इस बार के भी चुनाव में देख पा रहे हैं मत प्रतिशत। तो शिवहर में 2 महिलाएं आमने सामने हैं, मतलब एक लवली आनंद मोहन की पत्नी और ऋतु जायसवाल। एक कौन लग रहा है? इसे थोड़ा सा आपने बताया ना कि आईएएस की, तो वहाँ पर मैंने पहले भी चर्चा की थी। इस बार फिर से हम बता दें कि पूरे चुनाव के दौरान शिवहर में कि ये चर्चा बड़े जोर शोर से रही कि एक और राजद की प्रत्याशी ऋतु जायसवाल है जो आईएएस की पत्नी है, दूसरी ओर लवली आनंद है जो एक आईएएस के हत्या की दोषी की पत्नी है। ये वहाँ आम चर्चा का विषय था, आईएएस केंद्र में रहा। खैर वो अलग विषय है। शिवहर में 2 बार के सांसद रहे हैं आनंद मोहन, और शिवहर का समीकरण कहता है कि वहाँ पे वैश्य मतदाता जो वर्ग है वह जीत हार में बड़ी अहम भूमिका निभाता है। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से रमा देवी ने जो वहाँ चुनाव दर चुनाव जीत हासिल की थी, उसके पीछे का बड़ा कारण यह था कि पूरे के पूरे शिवहर संसदीय क्षेत्र में वैश्य मतदाता एकजुट होकर के रमा देवी के पक्ष में वोट डालते रहे थे। यहाँ पे ऋतु जायसवाल उसी वैश्य समुदाय से आती हैं, और यह
एनडीए के उस वोट बैंक में सेंधमारी की आप कह सकते हैं कि लालू यादव की एक बड़ी रणनीति रही, जिसने लवली आनंद के लिए मुश्किलें पैदा कर दी है। चूंकि रमा देवी का इस बार टिकट काट करके वहाँ पे ये सीट जेडीयू को दिया गया, तो इस कारण से यहाँ पे रमा देवी के लिए थोड़ी सी मुश्किलें, जो लवली आनंद के लिए यहाँ पे मुश्किलें उसी दिन खड़ी हो गई थी जिस दिन रमा देवी का टिकट काट करके लवली आनंद को दिया गया। भले ही इनके पति 2 बार वहाँ से सांसद रहे हों, बेटे भी उस इलाके से विधायक रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जिस दौर में आनंद मोहन ने लोकसभा के चुनाव इस इलाके से जीते थे, वह दौर लालू यादव का वो दौर था जब उसे हाईकोर्ट ने जंगल राज कहा था। तो वहाँ पे वैश्यों को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। तो राजपूत और वैश्यों का बड़ा साथ वहाँ पे आनंद मोहन को मिलता था और उन्होंने 2 चुनाव जीत लिए। बाद में जिस इलाके से इनके पुत्र आते हैं चेतन आनंद, वो चूंकि राजपूत बहुल इलाका है तो इसलिए वहाँ पे जीतते हैं। लेकिन इस बार पेंच यह है कि उसी इलाके से राणा रणजीत सिंह AIMIM की ओर से उम्मीदवार हैं, वो भी राजपूत जाति से आते हैं और इनके पिता वहाँ पे सांसद रहे थे और इनके पिता को आनंद मोहन ने ही चुनाव में हराया था। मौजूदा दौर में इनके भाई विधायक हैं। तो राणा रंजीत जो हैं वो चुनाव के दौरान एक आम बात बोलते हुए नजर आए कि मुझे अपनी पिता की हार का बदला इस बार लवली आनंद से लेना है, आनंद मोहन परिवार से लेना है। और राजपूतों से वो बार बार अपील कर रहे थे कि आखिर शिवहर को आपने आनंद मोहन को एक तरीके से क्यों यहाँ पे बार बार हम मौका देते हैं, उनके बेटे को मौका, कभी उनको मौका, तो आज स्थानीय को क्यों नहीं मौका दे। ये मैसेज बड़े स्तर पर वहाँ पर रहा है। इसमें जिस राजपूत वोटों के सहारे लवली आनंद चुनाव मैदान में उतरी थी, तो उस वोटों में सेंधमारी हमें नजर आ रही है राणा रंजीत के नाम पर। और साथ ही साथ चूंकि रितु जायसवाल जो कि वैश्य समुदाय से आती हैं, तो रितु जायसवाल का वैश्य समुदाय से आना वैश्यों के बड़े वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने में सफलता लेता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे पेंच इसलिए भी फंसा हुआ है कि यहाँ पे जो चाहे यादव वर्ग हो चाहे मुसलमान वर्ग हो, स्वाभाविक रूप से ये परंपरागत तौर पर से आरजेडी के उम्मीदवार वोटर्स माने जाते हैं। तो अगर ये तमाम समीकरण फिट हो जाते हैं तो उसमें भले ही बाहुबली रहे हों आनंद मोहन, भले ही वहाँ से 2 बार के सांसद रहे हों, बेटे विधायक रहे हों, लेकिन ये तमाम समीकरण, ये कहने को तो समीकरण रहे हैं, लेकिन लवली आनंद की राह उतनी भी आसान नहीं दिख रही है जितनी आसान उनके लिए बातें बताई गई थी। रितु जायसवाल यहाँ पे समीकरणों के हिसाब से लगातार अपने आप को बढ़त बनाए हुए है। तो रितु जायसवाल वहां पर खेल करती हुई नजर आ रही। लवली आनंद की टेंशन वाली खबर ग्राउंड रिपोर्ट से निकल के सामने आ रही है। जो भी चुनावी नतीजा होगा वो बहुत नेक टू नेक होने जा रहा है शिवहर में। शिवहर में जो है रितु जायसवाल जिस तरीके से साइलेंटली प्रचार कर रही थी, तो उसका भी बड़ा मैसेज जो है वो गया है। लवली आनंद जो है, क्योंकि वो वहाँ पर प्रचार करते नजर आई, वहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज पहुँचे उनके प्रचार के लिए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने लवली आनंद को जिताने की अपील की थी। तो वहाँ पर अब जनता ने किसको वोट दिया है, जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत कुछ उत्साहजनक नज़र नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत मुश्किल से लवली आनंद जीत सकती हैं चुनाव, और अगर नहीं ठीक रहा तो रितु जायसवाल के लिए वहाँ पर एक एज नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं लोकतंत्र की जननी कहे जाने वाले वैशाली सीट को लेकर के कहते हैं कि गणराज की शुरुआत जो है वैशाली से हुई है और वैशाली ही जो है लोकतंत्र की माँ है। और यहाँ पर इस बार मुकाबला भी जो है बहुत दिलचस्प है। चिराग पासवान की लोजपा जो है जब 19 में चुनाव लड़ी तो उसने बिहार की 6 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 ऊपर वो जीत गई। बाद में उनके चाचा, उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ करके जो है अलग अलग 2 पार्टियां बन गई और चिराग पासवान के हिस्से में LJP आई। चिराग पासवान ने के हिस्से में इस बार लोकसभा की 5 सीटें मिली हैं एनडीए खाते से। उन्होंने किसी भी दूसरे प्रत्याशी को मौका नहीं दिया जो कि उनका साथ छोड़ करके चाचा के साथ गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है बीना देवी को उन्होंने न सिर्फ टिकट दिया बल्कि उनके रोड शो करते नजर आए, प्रचार करते नजर आए, वहाँ पे माहौल बनाया। और हाजीपुर से बिल्कुल सटा हुआ और मुजफ्फरपुर का एक बड़ा हिस्सा जो है इस पूरे लोकसभा का निर्माण करता है। मुन्ना शुक्ला वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी से। आरजेडी ने वहाँ पर एक तरीके से कहें कि बड़ा खेल खेला है। वहाँ पर राजपूत वर्सेस भूमिहार करने की पूरी जो कोशिश थी वो हुई है और आज ये चुनाव में दिख भी रहा है। वैशाली में बीना देवी जो कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी से टिकट पे चुनाव लड़ रही हैं, राजपूत जाति से आती हैं, और मुन्ना शुक्ला बाहुबली कहे जाते हैं उस इलाके में, आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, भूमिहार जाति से आते हैं। क्या है यहाँ पे?
पहले वैशाली में आए। इसके पहले हम आपको बता देते हैं कि वैशाली जो है वह मुजफ्फरपुर जिले में बड़े स्तर पर ये लोकसभा क्षेत्र आता है। और मुजफ्फरपुर में पिछले चरण में ही लोकसभा के चुनाव हुए। मुजफ्फरपुर में जब हमने अपने कुछ साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में जब इस बार लोकसभा के चुनाव हुए तो वहाँ एक नारा चल रहा था, जातियों के बीच में नारा चल रहा था। ये जातियों में भूमिहार और मल्लाहों के बीच में नारा था कि भूमिहार का हाथ मल्लाह के साथ, क्योंकि हाथ छाप से ही वहाँ से इस बार अजय निषाद लड़ रहे थे मुजफ्फरपुर से। तो भूमिहार का हाथ मल्लाह के साथ और मल्लाह का साथ भूमिहार के साथ, यानी कि मल्लाह साथ देगा मुन्ना शुक्ला को वैशाली में और मुजफ्फरपुर में भूमिहार साथ देगा अजय निषाद को। ये एक बड़ा मैसेज रहा। मल्लाहों का अगर वास्तव में यहाँ पे मुन्ना शुक्ला को साथ मिलता है तो आपने जो बात कही ना कि यहाँ पे लड़ाई राजपूत वर्सेस भूमिहार की थी, राजपूत वर्सेस भूमिहार की लड़ाई तो थी ही, लेकिन अपने बिहार में कहते हैं ना कि दही जमाने के लिए जोरन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो जोरन जो है वो मल्लाह रहे हैं और मल्लाहों के लिए राजपूत वहाँ पे मुजफ्फरपुर में भूमिहारों ने बड़ा खेल करने की इस बार एक संदेश देने की कोशिश की। तो वही संदेश वो चाहते हैं कि हमने आपको मुजफ्फरपुर में सहयोग किया है, आप हमें सहयोग करें वैशाली में। और आज जब चुनाव में हुए हैं तो देखिए अब इसे तमाम जगहों पर जो मतदाता वर्ग निकले हैं वोट डालने के लिए, तो वैशाली में आज सुबह से ही मतदान को लेकर के गजब उत्साह दिखा। सुबह 9 बजे ही यहाँ पे मतदान का प्रतिशत करीब 12% पहुँच चुका था और शाम के 3 बजते बजते ही करीब 50% को पार कर गया, पहुँच चुका था। अब जो फाइनल जो आएंगे तो फाइनल जब मतदाता के सबके आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर संभव है कि बिहार में आज सबसे ज़्यादा मतदान वैशाली में हुआ। इसके पीछे का मूल कारण यही है कि इस बार वैशाली में एक संदेश है कि वैशाली अपने आप को एक अलग किस्म की का संदेश दे और वहाँ पे मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी की जो लड़ाई है इसमें मुन्ना शुक्ला के लिए तमाम वर्गों में एक संदेश रहा कि वहाँ पे मुन्ना शुक्ला कुछ अलग किस्म से करे। जैसे मुन्ना शुक्ला उसी इलाके से आते हैं, मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने पिछला लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 1 लाख वोट लाई थी वो। और एक निर्दलीय प्रत्याशी का 1 लाख वोट लाना यह साबित करता है कि उस पूरे इलाके में मुन्ना शुक्ला की किस प्रकार की पकड़ है। यहाँ पे वीणा देवी के लिए अलग अलग चुनौतियाँ रही हैं, जैसे वे खुद वहाँ से सांसद रहने के कारण उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही। इतना ही नहीं, वीणा देवी वहाँ पे सांसद रही हैं तो वहाँ पे कई अन्य लोग भी थे जो चाहते थे कि इस बार लोकसभा का टिकट मिले, टिकट नहीं मिला है तो उन लोगों से भी एक अलग किस्म से बातें रही। इतना ही नहीं, लोजपा रामविलास ने जिस एकमात्र सांसद को इस बार दोबारा टिकट दिया उसमें वीणा देवी ही रही, जबकि इनके खिलाफ कई किस्म की बातें चली थी कि चिराग से रिश्ते अच्छे नहीं थे। वहाँ आपको याद रखने की बात है कि कुछ ऐसे भी नेता थे जो चिराग पासवान के लिए लगातार वहाँ पे अपने आप को स्थापित कर रहे थे। उनको टिकट नहीं मिला तो बताया गया कि वो लोग चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान अलग रहे। तो मुन्ना शुक्ला के लिए भूमिहार मल्लाह वाला जो समीकरण है और इसमें यादव और मुसलमान अगर साथ आ गए या आए ही तो ये दिखाता है कि मुन्ना शुक्ला के लिए समीकरण इस बार थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर बन रहा है। और मुजफ्फरपुर से लेकर के वैशाली तक इन दोनों जगहों पर जो मल्लाहों और भूमिहारों का साथ मिला है वो साथ अगर वास्तव में ज़मीन में ऊपर आकर के ईवीएम के बटन तक पहुंच गया है तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो शायद मुन्ना शुक्ला वहाँ पे वो कह सकते हैं कि वैशाली में इस बार चारों ओर हरियाली हो जाए। आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं और यह 4 जून को दिख सकता है। तो चलिए, बिहार की 8 सीटों पर छठे चरण के तहत जो है वो मतदान खत्म हो गए हैं। कुल 32 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। बची हुई 8 सीटों पर 1 जून को मतदान होने हैं। आज पूर्वी पश्चिमी चंपारण के साथ साथ वाल्मीकिनगर, शिवहर, महाराजगंज, गोपालगंज, वैशाली जैसी, सिवान जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव थे, जहां पर ज़्यादातर सीटों पर एनडीए बनाम इंडिया जो है उसके बीच लड़ाई थी, लेकिन सिवान में मुकाबला त्रिकोणीय होता नजर आया। और इन सीटों का जो ग्राउंड रिपोर्ट थी वो हम आप तक लेकर के आए। सुबह से जो मतदाता लाइन में लगे थे उनके मन में क्या था, अलग अलग पोलिंग बूथ से, इसके साथ साथ वहाँ क्या चर्चा चल रही थी, अंतिम 24 घंटे में किस तरह का समीकरण बदला वहाँ पे, इन तमाम चीज़ों के हिसाब से हमने आपको ये पूरा विश्लेषण बताने की कोशिश की कि इस बार वहाँ पे क्या हो रहा है। पिछले बार के ही लगभग हिसाब का जो वोटिंग परसेंटेज है वो इस बार भी नज़र आ रहा है। ऐसे में चुनावी नतीजे चौंका सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन। नमस्कार।